छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा, जो कि आपके लिए नियमित रूप से विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री लेकर के आता रहता हूँ, कभी व्याकरण का, कभी पाठ्य पुस्तक का और कभी रचना संबंधी का। और अब तो मैंने प्रत्येक रविवार को लाइव क्लास भी प्रारंभ कर दी है, जिसके माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम आज का विषय प्रारंभ करते हैं। तो देखिए बच्चों, आज हम जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे वह रहेगा कक्षा 10वीं का, जो क्षितिज पुस्तक चलती है उसका पाठ है ईदगाह। ईदगाह के प्रथम भाग का हमने अध्ययन कर लिया और आज हम उसके दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। तो दूसरे भाग का अध्ययन करें उसके पूर्व प्रथम भाग में हमने जो पढ़ा उसकी संक्षिप्त जानकारी आपके समक्ष में प्रस्तुत कर देता हूं। देखिए बच्चों, प्रथम भाग में हमने पढ़ा मुंशी प्रेमचंद, जो कि इस पाठ के लेखक है, उनके जीवन के बारे में जाना कि मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के बहुत बड़े उपन्यासकार, कहानीकार थे। ऐसे महानतम कवि का जन्म सन 1880 ईस्वी में हुआ तथा उनका निधन सन 1936 ईस्वी में हुआ। इसके अलावा हमने कई बातें जानी। मुंशी प्रेमचंद का जीवन बड़ा रोचक रहा था, क्योंकि उन्होंने, जैसे कि बचपन में नाम उनका धनपत राय रखा गया, फिर बाद में उन्होंने नवाब राय नाम से रचना लिखना प्रारंभ की। लेकिन जो सोजे वतन जो रचना लिखी उसमें अंग्रेज सरकार को ऐसा लगा कि ये हमारे विरुद्ध, अंग्रेज सरकार के विरुद्ध एक तरह से विद्रोह का बिगुल बजा रहे हैं। तो उन्होंने नवाब राय को रचना लिखने के लिए पाबंद कर दिया और जितनी रचनाएं उनकी लिखी थी सब नष्ट कर दी। लेकिन प्रेमचंद बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने, साथियों ने नाम सुझाया कि क्यों न आप अन्य नाम से लिखना प्रारंभ कर दे। तो उन्होंने फिर प्रेमचंद नाम से रचना लिखना प्रारंभ की। प्रेमचंद नाम से भी उन्होंने कई रचनाएं, कई कहानियां लिखी, जिसमें जो सामाजिक जो भेदभाव है, ऊंच नीच का, मजदूर वर्ग का, देश के प्रति जो गुलामी की जंजीर है देश की, उसके विरुद्ध भी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कैसे भी अपनी रचनाओं में उसको प्रकट किया है। यहाँ पर एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित जो कहानी है ईदगाह, उसका उन्होंने वर्णन किया। अब तक हमने पढ़ा कि ईदगाह, ईद को लेकर के ग्रामीण अंचल में किस तरह का उत्साह का माहौल रहता है। सब, हर कोई ईद के मेले में जाने के लिए उत्सुक रहता है, क्योंकि रमजान के पूरे 30 रोजों के पश्चात ये ईद आती है और उस ईद में जाने के लिए हर कोई के उत्साह रहता है। और उत्साह इतना कि कोई तो सोचता है कि शाम को ईद के मेले में चलेंगे तो ये शर्ट का बटन टूट रहा है तो क्यों ना पहले बटन सुधार लिया जाए, बटन लगाने में लगा हुआ है। कोई सोचता है कि मेले में जाएंगे, लंबा रास्ता है, जूते कड़क हो गए हैं तो क्यों ना इसमें तेल की मालिश की जाए, तो तेल की मालिश कर रहे हैं। कोई अपने गाय भैंस जो भी जानवर है उन सबका चारा पानी की व्यवस्था पूरी पहले ही करके जा रहे हैं। इस प्रकार सब मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका जो मुख्य पात्र जो आता है हामिद, वह हामिद भी बालक है 4 साल का, उसके मन में भी उत्साह रहता है, बालकों के मन में उत्साह होता है ये मेले में जाने का, तो वह उसके मन में उत्साह। लेकिन हामिद की जो दादी थी अमीना, वो इस मेले को लेकर काफी चिंतित हो रही थी। उसको लग रहा था कि मेला आया है और मेले में सब, ईद का त्योहार है, वर्ष में एक बार आता है, सबकी अपेक्षा रहती है, कोई कोई आता है, तो उस प्रकार अब अपने पास पैसे की इतनी व्यवस्था नहीं है, तो फिर भी वो पैसे की व्यवस्था किस प्रकार करती है वो भी आज पढ़ेंगे हम। और इसके पश्चात हामिद मेले में जाता है या नहीं जाता, वो सारी जानकारी आज हम इस क्लास में प्राप्त करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहले अमीना का दिल कचोटने का कारण। अमीना का दिल क्यों कचोट रहा था, दुखी क्यों हो रहा था, ऐसा क्या हो गया अमीना के? तो अमीना ये जानती थी, उसको पता है कि घर में पैसे की व्यवस्था इतनी नहीं है। और दूसरी बात, हामिद जो है वो 4 साल का बालक है। अब 4 साल का बालक है, अकेला मेले में जाएगा, कहीं गुम हो गया तो रास्ते में परेशान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 10 तरह की, देखो अभिभावकों को, माता पिता को इस बात की चिंता लगी रहती है कि इतनी दूर जाएगा मेले में, कहीं बालक खो नहीं जाए, कहीं चोट नहीं लग जाए, कहीं कुछ नहीं हो जाए। तो इस तरह की आशंकाओं से ग्रसित होना स्वाभाविक है। तो हामिद के, और दूसरी बात, जो अन्य बालक जा रहे थे उनके कोई कोई माता पिता या कोई भी बड़े उनके साथ जा रहे थे। हामिद के साथ ऐसा कोई जाने वाला नहीं था, क्योंकि जो बूढ़ी दादी अमीना थी उसकी, वो अमीना में इतना सामर्थ्य नहीं था, इतनी वो नहीं थी उम्र के हिसाब से, वो इतना चल भी नहीं पाती थी, कई किलोमीटर पैदल दूर जाकर के वो जाना पड़ता था।
तो इसलिए वो जा नहीं पा रही थी। तो इसलिए मन कचोट रहा था कि गांव के बच्चे अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहे हैं, हामिद का अकेला कैसे जाने दे, हामिद को अकेला कैसे जाने दे, कहीं भीड़ भाड़ में बच्चा खो न जाए। जूते भी तो नहीं है, इतनी गरीब हालत है कि जूते भी तो नहीं है, इतनी दूर चलेगा, इतने किलोमीटर चलेगा, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। इस तरह की कई बातों को लेकर के अमीना जो हामिद की दादी है वो बहुत दुखी हो रही थी कि अब क्या किया जाए। बालक है वो तो जिद करेगा मेले में जाने की, वो जाना भी चाहिए क्योंकि सब बालक जाएंगे तो बालक का मन करता ही है, इसलिए उसको रोक भी नहीं सकते। तो फिर क्या करती है, तो और दूसरी बात मेले में जाएगा तो कुछ खर्चे भी करेगा, पैसे भी उसको चाहिए, तो पैसे की व्यवस्था कैसे करें, पैसे कहाँ से लाए, इतने पैसे तो है नहीं, अन्य छात्र तो पैसे लाएंगे और अन्य जो लड़के पैसे लाएंगे वो उसके सामने कुछ सामग्री खरीद के खाएंगे तो फिर उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, वो थोड़ी हीन भावना उसके मन में आएगी। तो फिर पैसे की व्यवस्था कैसे करती है, फरीन के कपड़े सिलने के कारण 8 आने मिले थे उसको, सिलाई का काम करती थी बूढ़ी दादी अमीना, छोटे मोटी सिलाई का काम छोटा मोटा कर लेती थी, उसमें जो आमदनी होती थी उससे उसका घर का खर्चा चल जाता था। अब उसी दिन जिस दिन ईद थी उसी दिन फरीन ने जो कपड़े सिले थे फरीन के, उस फरीन ने उसको 8 आने दिए थे। 8 आने में से उसने कुछ घर के खर्चों में या कुछ अपने लिए बाद में ईद के लिए कुछ बचा के रखे, तो ईद के लिए बचाती आ रही थी उस 8 आने में से, उसमें संपूर्ण हिसाब लगाते हुए, मतलब अब इसका देना है, उसका देना है, ये करना है, वो करना है, सारा हिसाब लगा करके जो 3 पैसे बचे थे उन 3 पैसों को हामिद को उन्होंने दे दिया कि जाओ बेटे अब ये 3 पैसे इसको लेकर के मेले में जाओ। तो हामिद का भी दिल दुखी नहीं किया उसने। हामिद तथा उसके साथियों का गांव से मेले की ओर शहर का दृश्य। अब अगला बिंदु आता है कि हामिद और उसके साथी जब मेले में जाते हैं तो मार्ग में क्या क्या बातें देखने को वो मिलते हैं। अब मार्ग में जाते हैं तो बच्चों की आदत है आमतौर पर, कहीं भी आम का पेड़ देखा आम तोड़ दिए खा लिए, कभी कोई खेतों में घूमते खेलते, कभी दौड़ लगाते, कभी वो आगे कभी वो पीछे, इस तरह जाते हुए वो बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे मेले की तरफ, क्योंकि उनके थकान और इस तरह की बातें तो उनके मन में आती नहीं है। एक भक्के थोड़ा आगे जाके रुक गया तो दूसरा भक्के उससे भी आगे जाके रुक गया, इस तरह की ये प्रवृत्ति होती है बालकों में, और इस तरह का प्रस्तुतिकरण इस पाठ में भी किया गया है। इसलिए तो इसको बाल मनोविज्ञान का पर आधारित कहानी कहा गया है कि बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। तो बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, अब ये शहर का दृश्य क्या देखते हैं, शहर के दृश्य में देखो वो देखते हैं अद्भुत नजारा, क्योंकि गाँव में छोटे छोटे घर रहते हैं, मिट्टियों के घर रहते हैं और आपस में लोग वहीं उनकी जिंदगी निकलती रहती है। जब वो शहर की तरफ बढ़े मेले की तरफ तो देखो बड़ी बड़ी इमारतें, देखते ही आश्चर्यचकित हो गए, इतनी बड़ी इमारतें, आश्चर्य होना ही है। और इमारतों के साथ साथ इमारतें मतलब घर, महल, अदालत भी उन्होंने देखी, बड़ा ही उनको लगा कि अदालतें भी होती है, यहाँ पर अपराधियों के केस भी चलते हैं और जो अपराधी होता है उनको सजा दी जाती है, इस तरह की वो बाल कल्पनाएं होती है, वो चलती रहती है। अब यहाँ कॉलेज, क्लब घर और बच्चों के छात्रों को लेकर, कॉलेज के छात्रों को लेकर हामिद तथा उसके साथियों के विचार ये सोचते थे कि जैसे हामिद के साथी कोई कह रहे थे कि कॉलेज में यहाँ बड़े बड़े लड़के पढ़ते हैं, दूसरा कहता बड़े बड़े लड़के कैसा, वो तो बड़े बड़े आदमी हैं। तो हामिद के मन में तो ये विचार चल रहा था कि अगर बड़े बड़े कोई लड़के हैं इसका मतलब पढ़ते नहीं हो, क्योंकि हमारी क्लास में भी एक बड़ा लड़का है, सबसे बड़ा और वह सबसे कमजोर है। तो सबसे कमजोर है इसका मतलब हामिद की एक विचारधारा बन गई थी कि जो बड़े लड़के होते हैं कक्षा में वो काफी कमजोर होते हैं, फेल होते हैं, इसलिए बड़े हो गए। तो कॉलेज में बड़े बड़े लड़के पढ़ते थे, उनको लगा कि बड़े बड़े लड़के क्या, उनको तो बड़े बड़े छात्र या बड़े बड़े आदमी कह सकते हैं। तो और क्लब घर, यहाँ क्लब घर के बारे में क्या विचार थे उनके। क्लब में जहाँ व्यक्ति चल जाते हैं शहर के लोग आमतौर पर, कोई जो है ताश खेलने और इस प्रकार की बातें वहां पर चलती रहती है। तो क्लब घर के बारे में बच्चों के क्या विचार थे, ये भी बड़ा रोचक विषय। तो क्या विचार थे, यहाँ मुर्दे की खोपड़ियां, जैसे कोई कहता है, कोई बालक कहता है अरे यहाँ पर तो मुर्दे की खोपड़ियां दौड़ती है, बड़े बड़े तमाशे होते हैं यहाँ पर। क्लब में यही होता है, कोई खेल कूद, तमाशे, जादू का खेल, भूत बंगला देखा होगा आपने, इस तरह की बातें वहां पर कुछ दिखाई देती है। किसी को अंदर नहीं जाने देते हैं, बड़े बड़े साहब लोग खेलते हैं यहाँ पर,
और हम जैसे बच्चों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। तो क्लब की मेम भी अपने परिवार की महिलाओं की तुलना, अब क्लब की जो मेम होती है उससे वो अपने परिवार की जो महिलाएं हैं उसकी तुलना करती है कि क्लब की मेम तो जो है ये इनसे कुछ ज्यादा कार्य खेलती है और बाकी इससे कोई ज्यादा काम नहीं होता और पढ़ी लिखी होगी, लेकिन हमारे घर की हमारी अम्मा हमारी दादी ये जितना जैसे पानी भर के लाती है, कई मन पानी भर के ले आती है, कई घड़ों पानी भर के लाती है और जितनी मेहनत करती है, अगर उतनी मेहनत इन शहर की औरतों को, इन मेमों को करवा दी जाए तो घायल हो जाए। इस तरह के विचार तुलना में चल रहे थे कि वास्तव में शहर की महिलाओं की अपेक्षा गांव की महिलाएं कितनी मेहनत करती है और वो थकती नहीं है। जितना सा वो कार्य शहर की मेम करती है उतना तो शायद 15 मिनट में ही कर देती है। कई किलोमीटर दूर से जाकर पानी लाना, गाय भैंसों को संभालना, घर की जिम्मेदारियों को पूरा करना, ये सब जिम्मेदारियां उनके पास इतनी फुर्सत ही नहीं क्लब में जाए वो, फिर भी वो यही कहते हैं कि वो हमारी जो घर के परिवारजन की जो महिला है वो काफी श्रेष्ठ इनसे रहती। तो बालकों में भी इस प्रकार के विचार उस समय आ रहे थे। तो यहां तक हमने इसकी जानकारी प्राप्त की। अब हामिद मेले में पहुंचेगा तो पहुंचने के बाद में उन 3 पैसों से वो किस प्रकार खरीदारी करेगा, क्या खरीदारी करेगा, बालक उसको चिढ़ाएंगे या बालकों के चिढ़ाने का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, इन सब बातों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे अगले वीडियो तक। तो अभी यहां तक हमने इसके बारे में ये जानकारी प्राप्त की। अब मान लो इससे बनने वाले जो प्रश्न है वो आपको पता है कि मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं, वहां जाकर के आप उनको देख सकते हैं और पिछले वीडियो का जो लिंक है वो आपकी सुविधा के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। अब रही बात व्याख्या की। व्याख्या के लिए मैंने बताया था कि पहले प्रसंग हम लिखेंगे। तो प्रसंग में किस प्रकार की भाषा लिखनी है हमको कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत कवि महान उपन्यासकार तो प्रेमचंद के द्वारा रचित ईदगाह कहानी से अवतरित है। इसमें लेखक ने जो हामिद है और उसकी माँ है, दादी है, उसके जो मन में जो विचार चल रहे थे उनका बहुत सुंदर इसमें चित्रण किया है। इस प्रकार हम प्रसंग में ये लिखेंगे। प्रसंग के पश्चात हमको विशेष लिखना, व्याख्या लिखनी होती है, व्याख्या के पश्चात विशेष लिखना होता है। व्याख्या जितनी दे, जो भी गद्यांश पद्यांश दे व्याख्या में, उसकी व्याख्या जैसे मैंने बताई है वो हमको उस प्रकार करनी है। विशेष में इसमें देखो बच्चों, विशेष महत्वपूर्ण बिंदु होता ही है इसका। विशेष में भाषा सरल, सहज और सुबोध है, ये इस प्रकार लिख सकते हैं एक तो। और दूसरा देखो इसमें विशेष में क्या होता है, जैसे आपने पूरा गद्यांश पढ़ा, गद्यांश पढ़ने के पश्चात आपको कुछ लगता हो कि यहाँ इसमें ये तत्सम और तद्भव शब्द आए हैं, या फिर उपसर्ग या प्रत्यय शब्द आए हैं, या फिर कोई संधि युक्त शब्द आए हैं, या फिर कोई सामासिक पद आए हैं, तो उन सब बातों को यहाँ पर हम विशेष में लिख सकते हैं। जैसे संधि युक्त शब्द आ गया तो लिख देंगे संधि युक्त शब्दावली का प्रयोग किया गया। समास का कोई शब्द दिख गया तो लिख देंगे सामासिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग और प्रत्यय शब्द दिखा तो उपसर्ग प्रत्यय शब्दावली का प्रयोग किया गया। तत्सम तद्भव शब्दावली तो तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया। इस प्रकार वहां पर हम इस प्रकार लिख सकते हैं विशेष में, ये यहाँ पर। और इस जो गद्यांश दे आपको, उस गद्यांश में मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया है उसके बारे में लिख देंगे कि इसमें इस बात का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। हामिद की माँ की, हामिद की जो दादी है उसकी पीड़ा का इसमें बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। इस प्रकार हम विशेष में ये बातें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये और एक चीज और है, ये जो बातें मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं यहाँ पर, ये मान लो इस पाठ के महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, बिंदु है, वह सब मैं बोर्ड पर लिखता हूं और निश्चित रूप से आपको इनको अपनी कॉपी में उतारना चाहिए।
क्योंकि अधिकांश प्रश्न है जो आपकी बोर्ड कक्षाओं में आने वाले हैं वो समस्त प्रश्न इन्हीं नोट्स में से बनेंगे। तो हमारी तैयारी के लिए भी सुविधा हो जाएगी और आपका जो अच्छे अंक भी उसमें आ जाएंगे। इसलिए मैं विशेष रूप से ये नोट्स बोर्ड पर लिखता हूँ, तुम्हारे लिए ये सब कुछ मेहनत कर रहा हूँ। इसलिए जब मेहनत का लाभ भी मुझे जब भी मिलेगा जब आप इसको सुव्यवस्थित रूप से अपनी कॉपी में उतारेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे, तब जाकर के मुझे इसको तसल्ली होगी कि हाँ वास्तव में अच्छे अंक मिले हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार के अन्य जो सामग्री लेकर के मैं निरंतर आपके समक्ष आता रहूंगा। अब तक आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।